नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की डेट अगस्त 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर डिस्कशन। आई होप आपने हमारी वीक की वीडियोस देखी होंगी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन वीडियोस में से ही होते हैं जो न्यूज़ हम डेली कवर करते हैं। तो लेट्स चेक। आज सबसे पहले बुक्स ऑफ द वीक देख लेते हैं। सेंचुरी लिखी है पेरुमल मुरुगन ने। द पुल ऑफ स्टार्स लिखी है एमा टोनगू ने। द एन्चेंट्रेस लिखी है अनुजा चंद्रामौली ने। टी वॉर ए हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म इन चाइना एंड इंडिया एंड्रयू बी लियू ने लिखी है। हिंदूज में बिफोर रिफॉर्म ब्रेन ए हैचर। इंटीमेशंस जईद स्मिथ ने। दिस इज व्हाट अमेरिका लुक्स लाइक इल्हान ओमर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इनका नेम याद रखना है। क्लारा एंड सन लिखी है काउजू इशिगुरु ने। नारोजी पाइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दिनयार पटेल ने लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ये वैसे तो आप सारी बुकों पे ध्यान देना है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके राइटर्स का नेम हमें याद होना चाहिए। टू मच एंड नेवर इनफ मैरी ट्रम्प ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 2-3 बार हम इसको कवर कर चुके हैं अपनी न्यूज़ में। द विनिंग सिक्सर W.V. रमन ने लिखी है। ओके, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विच लैंग्वेज आउट ऑफ दीज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 में, उसमें कौन सी ऐसी लैंग्वेज जिसे कि 2019 में जब पॉलिसी बन रही थी उस टाइम पे मेंशन किया गया था बट अब हटा दिया गया है। एंड योर ऑप्शंस आर कोरियन, पोर्तुगीज, थाई एंड मैंड्रिन। अगर आपने सही आंसर सोच लिया है तो इसका सही आंसर है मैंड्रिन। मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज होती है। चाइनीज लैंग्वेज का दूसरा नाम मैंड्रिन होता है। तो ये एक बेसिक चाइनीज लैंग्वेज होती है, उसे मैंड्रिन कहते हैं। तो कोरियन भी इंक्लूडेड है, थाई भी इंक्लूडेड है, पोर्टुगीज भी इंक्लूडेड है। ये सारी लैंग्वेजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीखने के लिए मौजूद है। मैंड्रिन को अभी हटा दिया गया है। 2019 में जब पॉलिसी बन रही थी तो उस समय ये इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम एम्फान जो अभी रिसेंटली आया था और वेस्ट बंगाल में काफी उसने तबाही मचाई, वो कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है? एंड आपके ऑप्शंस है म्यांमार, मलेशिया, इंडिया एंड श्रीलंका। अगर आपने अपना सही आंसर सोच लिया है तो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। ये इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बस इतना याद रखना है हमें। आप अपने आंसर्स एक पेपर में नोट कर सकते हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 15 आपने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं। आउट ऑफ दीज विच रिवर ऑफ बिहार इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेपाल। देखिए, 4 नदियों के नाम दिए हैं। अब क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि विच रिवर ऑफ बिहार, यानी ये 4 रिवर, एक तो कंफर्म है कि ये 4 रिवर बिहार की हैं, राइट। अब इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो नेपाल से ओरिजिनेट नहीं होती है? ऑप्शन है महानंदा, कोशी, फाल्गु एंड गंडक। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे लिंक मिल जाएगा, तो इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज फाल्गु। ओके, महानंदा, कोसी, गंडक, ये तीनों नेपाल से ओरिजिनेट होती है। मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही कोसी, ये नेपाल है इधर। ओके, ये आई महानंदा, ये रही बागमती, ये रही गंडक। गंडक की दो हैं, बुरही गंडक और गंडक, बूढ़ी गंडक कहते हैं इसे, एक बूढ़ी गंडक और एक गंडक। तो ये सारी नदियां देखिए, ओरिजिन इनका नेपाल है। ओके, बट जो फाल्गु है वो इधर से आती है, वो गया में ही, गया जो कि बिहार में है, वहीं पे 2 स्ट्रीम्स है मेजर स्ट्रीम, लीलाजन एंड मोहाना। इन दोनों के फॉर्मेशन से फाल्गु बनती है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। फाल्गु का दूसरा नाम निरंजन भी है। ओके, ये गया बिहार में ही ओरिजिनेट होती है। Who among these is not related to cricket?
इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी क्रिकेट से संबंध नहीं रखती है? आपके ऑप्शन है अशोक मुस्ताफी, रजत भाटिया, पी हरिकृष्णा या फिर कोई भी नहीं। तो अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो इसका सही आंसर है पी हरिकृष्णन। पी हरिकृष्णन कौन है? वो चेस प्लेयर है। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहे हैं बिकॉज उन्होंने एक ओपन चेस चैम्पियनशिप जीती है एंड वो आजकल तो वर्चुअल भी चल रही थी काफ़ी सारी, तो इनका काफ़ी नाम है बिकॉज ये काफ़ी चैम्पियनशिप जीती है। तो इनकी डिटेल आपको पीडीएफ में जो हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगी। अशोक मुस्ताफी, इनका अभी देहांत हुआ है और ये एक काफ़ी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। किस फील्ड में? ये कोच रहे हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे कि सौरव गांगुली हो गया, इनके ये कोच रह चुके हैं और काफ़ी फेमस कोच रह चुके हैं। रजत भाटिया भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज इन्होंने अभी सारे फॉर्मेटों से, टेस्ट, ओडीआई एंड अदर फॉर्मेट्स जितने होते हैं सबसे रिटायरमेंट ले लिया है एंड इनका काफ़ी नेम डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी फेमस है। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। पी हरिकृष्णन इंपॉर्टेंट नेम है, ये चीज़ याद रखिए, चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस वाज लीक्ड इन 2014 भिलाई स्टील प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट 2014 में गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? एंड आपके ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, स्टायरीन मोनोमर, मीथेन एंड नन ऑफ दिस। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने दे दिया है। अगर इसमें कुछ और गैसेस का नाम होते तो क्या पता आपको थोड़ा सा मुश्किल होती अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती, बट जो हमने इसमें ऑप्शंस दिए हैं उनसे आप इजीली बता सकते हैं कि द करेक्ट आंसर इज मीथेन गैस। बिकॉज देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको पता होगा, ये भोपाल गैस त्रासदी का एक, ये गैस ऐसी है जो हर किसी को याद है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड उस समय भोपाल में रिलीज हुई थी। तो काफ़ी मेजर, वो अभी तक का वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर की कैटेगरी में आता है भोपाल गैस त्रासदी। स्टायरीन मोनोमर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी बिकॉज ये वाइजैक जो विशाखापट्टनम में है, वाइजैक गैस जो त्रासदी हुई वहाँ पे ये गैस रिलीज हुई थी स्टायरीन मोनोमर। तो इसमें से ऑप्शन क्या बचा? या फिर नन ऑफ दीज या फिर मीथेन। तो आपके पास 50-50 चांसेस हैं, तो मीथेन करेक्ट आंसर हो सकता था। तो इस तरीके से हम एक एलिमिनेशन मेथड के तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना कि मीथेन भिलाई स्टील प्लांट 2014 में गैस लीक में गैस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Najib Razak, who recently arrested by anti-corruption agency, was former prime minister of, ये कौन से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा भी गया है इस टाइप का। देश का पीएम अगर कोई न्यूज में है किसी देश का, या सीएम न्यूज, प्रेसिडेंट न्यूज में है, तो वो काफी बार क्वेश्चन बना है सीएपीएफ में। तो अगर आपने आंसर इसका सोच लिया है तो द करेक्ट आंसर इज मलेशिया। ये मलेशिया के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं और इनको अभी करप्शन के चार्जेस लग के अरेस्ट हुए हैं। 7th क्वेश्चन, विद्यावर्दी स्कीम कौन से स्टेट की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है? कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई है? एंड आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। देखिए अब इसमें भी हम वो लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। कैसे? दिल्ली तो यूटी हो गया, दिल्ली बाहर, दिल्ली ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश, इन तीनों में कंफ्यूजन है तो थोड़ा अब यहाँ पे पता होना चाहिए। विद्यावर्दी जो स्कीम है उसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये स्कीम अभी न्यूज में भी चल रही थी। अब अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने पूरा टॉपिक कवर किया है अच्छे से। तो ये चीज़ आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है, विद्यावर्दी स्कीम। एंड इस स्कीम के अंडर क्या होगा, जो कि कैटेगरी बनाई गई है हाईटेक, लो टेक एंड मीडियम टेक, हाईटेक, लो टेक एंड नो टेक। तो नो टेक जो कैटेगरी है, मींस नो टेक कैटेगरी मींस जहां पे ना तो टीवी है, ना कंप्यूटर है, ना रेडियो है, वो एरियाज जिन स्टूडेंट के पास ना तो टीवी, ना कंप्यूटर एंड ना रेडियोज हैं, नो टेक, उन एरियाज में जाके एक्सेस दी जाएगी एजुकेशन की। कैसे? एक वैन, जैसे ये ट्रायल वैन है,
इस वैन की मदद से, इसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे इस वैन में, एंड जैसे ईयरफोन लगा होगा, टीवी लगा होगा, वर्चुअल चीज़ें लगी होंगी, ये सारी इस तरीके से ये वैन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगी एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे उनको शिक्षा दी जाएगी। तो इस स्कीम का नेम है विद्यावर्धी एंड ये टेलीकास्ट किया जाएगा दूरदर्शन में भी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोलन मूर्ति ऑफ विच गॉड ऑब्लिक गॉडेस इज रिसेंटली ब्राउट बैक टू इंडिया फ्रॉम लंदन। ये भी न्यूज़ में आई थी। एक मूर्ति जो है वो इंडिया वापस लाई जा रही है जिसे कि चोरी कर लिया गया था काफ़ी साल पहले। तो बताइए वो कौन से गॉड या फिर गॉडेस की मूर्ति है। अगर आपने सही आंसर सोच लिया है तो करेक्ट आंसर इसका है लॉर्ड शिवा। ये देखिए ये वो मूर्ति है, ये न्यूज़ में भी थी अभी कुछ दिनों पहले ही। 1998 में ये राजस्थान के गटेश्वर टेम्पल से चोरी हो गई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा याद नहीं रखनी, बट ये याद रखनी है कि वो नटराजा नतेशा मूर्ति है और लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, परिथारा स्टाइल में है। ठीक है, ये चीज़ ये कुछ है जैसे परिथारा स्टाइल याद रखनी है। नटराजा ऑब्लिक कहीं पे नटराज मूर्ति कहते हैं, कहीं पे नतेशा मूर्ति कहते हैं, उसे सेम चीज़ ही है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और कौन से गॉड की है? लॉर्ड शिवा की, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के चेयरपर्सन कौन इलेक्ट होता है? पहला ऑप्शन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। अगर आपने एनजीटी के बारे में पढ़ा है तो आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना करेक्ट आंसर सोच लिया है तो इसका सही आंसर है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये डायरेक्ट हमें याद रखना है कि एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए। देखिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आजकल अभी ये पैंडेमिक है तो डिजास्टर से क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, चीफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जज ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट कौन सा? जो स्टेट का हाई कोर्ट होगा वहां पे जो जज होगा, एंड पर्सन इलेक्टेड बाय एनडीआरएफ, दैट इज नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो होती है पूरी, एक सबसे बड़ी होती है एनडीआरएफ, जो ऑल ओवर इंडिया को में जो डिजास्टर एक्टिविटीज होती हैं वहां पे काम करती है। इसी के अंडर एसडीआरएफ आती है, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट रेस्क्यू फोर्स, एंड इसके अंदर आती है डीडीएमए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो इन डीडीएमए का कौन चेयरपर्सन होता है? करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो ऑप्शन से भी हमें समझ में आ सकता है, बट कई बार मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो ये ऑप्शन में हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के पास हो सकती है। बट देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये भी हमें पता होना चाहिए, 2005 में आया था, और इसके अंडर आता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और स्टेट के अंदर आती है डीडीएमए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हेड चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, इसको हेड करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं सारी चीजें, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये हमने अच्छे से कवर किया था जब टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे आया था, तो वो भी बताइए कब है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही बताना है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, बोरामदेव टाइगर रिजर्व एंड उत्तराखंड टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। राइट, ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए अब इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमने आपको 2-3 न्यूज़ शेयर करनी है। पहला कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है,
बोर टाइगर रिजर्व सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, ये इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ 4 ही टाइगर है। एंड बोरामदेव टाइगर रिजर्व अभी टाइगर रिजर्व बना ही नहीं है, मतलब ये कैटेगरी में नहीं आया है, बट बात चल रही है कि इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। तो अभी टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितना है इंडिया में, ये हमें पता होना चाहिए, 50। ओके, ओनली 50 है। एंड अगर बोरामदेव टाइगर रिजर्व ऐड हो जाता है तो एक और ऐड हो जाएगा, तो फिर कितने हो जाएंगे, 51। तो फिर इंडिया में हो जाएंगे टाइगर रिजर्व 51। तो ये चीज याद रखनी है। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा, और बोरामदेव टाइगर रिजर्व 51 हो जाएगा अगर वो रिजर्व बन गया तो। ठीक है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वाइल्ड एक टाइगर रिजर्व भी है, वर्धा रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में। तो ये दो चीज याद रखनी है, जो सबसे बड़ा है वो आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे छोटा है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे मैंने आपसे पूछा और हमने बता दिया है कि वो कब है, 29 जुलाई को, अभी कुछ दिनों पहले ही सेलिब्रेट किया गया था। और इसका सेलिब्रेशन का इंडिया के पास एक काफ़ी अच्छा रीज़न था कि इंडिया अब अपनी पीक पे पहुंच चुका है टाइगर की कैपेसिटी में। एंड इंडिया 70 to 75% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन में। ओके, वर्ल्ड की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसमें 70 to 75% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। दो टाइगर रिजर्व के और नाम याद रख लीजिए, वन विहार टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये बिहार में। वाल्मीकि तो आप कनेक्ट कर सकते हैं बिहार से, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वाल्मीकि, बिकॉज ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है। ओके, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was constituted to combat the evil of communalism, casteism, regionalism and individualism। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं एनआईसी, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। और अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसको देख लेते हैं क्या है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 1961 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है कि ये कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिज्म, कम्युनलिज्म, इन सब से लड़े। जो भी मुद्दे इनकी, मतलब इंडिया की जो सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी और इन सब चीज़ों से, रिलीजन के खिलाफ, कास्ट के खिलाफ कुछ भी मूवमेंट हो तो इस चीज़ पे ये उससे फाइट करती है। ये वो काउंसिल है जो उस पर निर्णय लेती है। इस काउंसिल में कौन कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, चेयर्ड बाय तो ये पीएम ऑफ इंडिया होती है। और जैसे उस टाइम पे कौन थे, ये फोटो है 2013 की, उस समय पीएम हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ये उस समय चेयरपर्सन थे। कंपोजिशन में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, चेयरमैन होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, और कई बार इसमें इंक्लूड किया गया है अच्छे फेमस पर्सनालिटीज़ को भी। ओके, तो ये भी याद रखना है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें है नहीं, 1961 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मीर ओस्मान अली खान सिद्दीकी। देखिए, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी तो आपने काफ़ी कुछ मिस किया है मेरे दोस्तों, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने इतने अच्छे से इसे डिस्कस किया है कि मज़ा ही आ गया था। हमें डिस्कशन में इतना मज़ा आया, आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा जब आप लोगों ने ये सुना होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ही वॉज द लास्ट निज़ाम ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, जो कि उस समय क्या था, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश इंडिया का। और सेकंड है, ही वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हैदराबाद। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ देम। यस, ये दोनों बातें एकदम सही है, 100% सही है। देखिए, इन पर्सनैलिटी, ये काफ़ी इनके बारे में आप पढ़िए, जानिए कि ये कौन थे। ये इनकी इमेज है। देखिए, मीर ओस्मान अली खान सिद्दीकी, ये न्यूज़ में भी इसलिए आना हुआ बिकॉज इनकी अभी डॉटर की डेथ हुई है रिसेंटली, तो इसलिए न्यूज़ में
थी इनकी डॉटर, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक पॉसिबल है कि बन सकता है, बट इनके बारे में फिर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, इनको तो कहा जाता था आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हैदराबाद। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे, जिस समय इनका शासन था, राज्य था, उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बनाए हैदराबाद में, जैसे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल्स बनाए, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद इन्होंने ही मैन्युफैक्चर कराया, एयरपोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, ये सब इनके ही नाम पे है। और ये इतने अच्छी पर्सनैलिटी थी कि ये साइंस एंड टेक में ये काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते थे, इनको पढ़ने का काफ़ी शौक था, नॉलेज गेन करना चाहते थे, और नई नई चीज़ें जो इनोवेशंस होती हैं उनमें इनका काफ़ी रुचि रहती थी कि कैसे करके स्टेट आगे और ग्रो करेगा। ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने राज किया था आखिरी तक, और लास्ट में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ये भारत में सम्मिलित हो गए। एंड इन्होंने कितना साल रूल किया? 1990 1911 से 1948 तक इन्होंने रूल किया, और फिर इंडियन आर्मी द्वारा जब कब्जा कर लिया गया तो इसके बाद इन्होंने अपने आप को भारत में सम्मिलित कर दिया। बट ये एक अकेला ऐसा राज्य था उस समय हैदराबाद का, काफ़ी बड़ा, जो कि प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। इस समय इनका शासन था वहाँ पे, और ये आखिरी निज़ाम थे हैदराबाद के। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग, HITAM, ये एक ऐप है। इसको किसने डेवलप किया है? कौन से स्टेट द्वारा डेवलप की गई है? तो आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये सबसे पहले लॉन्च की गई है। एंड इस ऐप का जो काम है, मेन काम इस ऐप का ये है कि ये डॉक्टर्स को पेशेंट से डायरेक्ट वर्चुअली कनेक्ट कराती है। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन मेडिकेशन, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन के थ्रू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डॉक्टर कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट से, और होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, क्या मेडिसिन लेनी है, मॉनिटरिंग करनी है डॉक्टर को, सारी चीज़ें इस ऐप के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ग्रेट प्रॉफिट 14, एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये बताइए कि वो कौन सी कंट्री ने कंडक्ट की है। एंड आपके ऑप्शन हैं UAE, ओमान, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज ईरान। यस, देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके आसपास है ईरान, UAE, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी, ये चार जो कंट्रीज हैं इन से घिरा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अभी ईरान ने रिसेंटली वहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमने एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में उसे डिस्कस किया है, आप उसे वहाँ पे से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा ऊपर पे, यहाँ आई करके ऑप्शन आएगा साइड में, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे से मेजर एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, और वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे एक नॉच बनता है, एक चेक पॉइंट बनता है, जहाँ पे कि कोई भी मिलिट्री अगर एक बल्क में मूव कर रही है तो वहाँ पे उसे संकरा होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा उस पास से गुजरने के लिए, स्ट्रेट से गुजरने के लिए। तो वहाँ पे ईरान ने अभी प्रदर्शन किया है यूएसओ को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी पावर्स हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं। ईरान ने दरअसल क्या किया, यूएसए की एक नेवल क्राफ्ट शिप होती है उसके जैसा एक डेमो बनाया और अपने हेलीकॉप्टर से उसको ब्लास्ट किया, उसको पूरा ख़त्म किया। तो ये दिखा रहा था ईरान की हमारे पास कैपेबिलिटी है, अगर आपका जो नेवल क्राफ्ट है वो आया तो हम उसको ध्वस्त करने की हिम्मत रखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही है। देखिए ये हमने डिस्कस किया है पैगंबर आज़म ग्रेट प्रॉफिट 14 को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आया, और हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।